सबसे पहले ये समझो कि कॉन्स्पिरेटर यहाँ वर्ड यूज किया गया है। कॉन्स्पिरेटर ये कौन होता है? ठीक। आईपीसी में कॉन्स्पिरेसी डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है, कोई बता सकता है? हाँ, 120 ए में डिफाइन है और उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो 120 बी में है। तो वहाँ पर कॉन्स्पिरेसी किसको कहते हैं वो डिफाइन है। जो आदमी, जितने भी आदमी कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या हम उनको कॉन्स्पिरेटर कह सकते हैं? कॉन्स्पिरेटर। ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कोई थिंग्स है, ठीक है, कोई भी चीज है जो कि कहा गया हो या किया गया हो कॉन्स्पिरेटर के थ्रू, ठीक है, किस रिगार्डिंग में? तो कोई डिजाइन, कॉमन डिजाइन के रिगार्डिंग में, तो वो सब का अगर हम फैक्ट देना चाहें तो वो फैक्ट जो है रेलिवेंट फैक्ट है। कहता है इसको, देखो क्या कहता है, बेयर एक्ट प्रोविजन क्या कहता है। Where there is a reasonable ground to believe that two or more person has conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said or done or written by any one of such person in the reference of common intention after the time such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact as against each of the person believed to be conspiring, as well for the purpose of proving the existence of conspiracy as for the purpose of showing that any such person was the party to it. देखो, इस सेक्शन में किस चीज को रेलिवेंट बना रहा? ठीक है, पहले तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि वेयर देयर इज ए रीजनेबल ग्राउंड, कोई ना कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। बिना रीजनेबल ग्राउंड के ये सेक्शन अटैक नहीं कर रहा। किस चीज का रीजनेबल ग्राउंड? टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन हैज कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट, ठीक है, दो या दो से ज्यादा आदमी मिलके किसी चीज का कंस्पायर्ड किया, ठीक है, कुछ कमिट करने के लिए। क्या क्या कमिट कर सकता है? कह रहा है कि कोई ऑफेंस जो कि क्रिमिनल रॉन्ग को बता रहा है 120 ए में, और कह रहा है कोई एक्शनेबल रॉन्ग, ये टॉट के कॉन्स्पिरेसी को दर्शा रहा है। टॉट में भी कॉन्स्पिरेसी होता है, ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दो चीज को करने के लिए कह रहा है, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। दो या दो से ज्यादा पर्सन जो है वो कंस्पायर किए हैं एक साथ मिलके, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है तो इस कंस्पायरेसी हो गया है यहाँ पर। तो उसके बाद उस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड अगर कुछ भी कहा गया है, किया गया है या लिखा गया है, ठीक है, किसके द्वारा? तो कह रहा है एनी वन ऑफ सच पर्सन इन द रेफरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। कोई भी, जितना 5 आदमी मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसमें से किसी एक ने भी कुछ कहा है, कुछ लिखा है, कुछ बोला है, ठीक है, या कुछ किया है, सब चीज रेलिवेंट है। ठीक है, किस चीज के रिलेटेड? उस कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कुछ हुआ है तब। आगे कहता है कब 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 से कब से ये चीज रेलेवेंट हो जाए? कुछ किया, बोला, किया या लिखा, वो कब से रेलेवेंट होता है? कहता है आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट entertained बाय वन ऑफ देम। ठीक है, पहली बार जब इंटेंशन बना कि हम लोग चलो एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ऐसा 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 काम करना है, तब से लेके जब तक कॉन्स्पिरेसी कमिट हुआ तब तक के बीच में जितने कॉन्स्पिरेटर हैं उसमें से किसी एक ने भी अगर कुछ उस कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, उस कॉमन इंटेंशन के बारे में कुछ बोला है, लिखा है या किया है, सब के सब चीज अगर हम देना चाहें तो वो सारा चीज रेलिवेंट होगा। ठीक है, कहा इज रेलिवेंट, और रेलिवेंट किसके अगेंस्ट होगा? तो कहता है एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी सो कंस्पायर्ड। हर एक उस पर्सन के अगेंस्ट वो जो होगा दिया हुआ, वो सब के सब हो जाएगा ये प्रूफ रेलिवेंट हो जाएगा। मतलब देखो इसे कह रहा है कि 5 आदमी मिलके ये प्लान किया कि हम बैंक डकैती करते हैं, एक आदमी उस चीज को कहीं लिखा या बोला इस बारे में, तो ये जो है अपना कॉन्स्पिरेसी वाला इसका लिखा हुआ कहीं कोई चीज
अगर हम एविडेंस देंगे तो ये पांचों के अगेंस्ट में रेलिवेंट होगा, क्योंकि सबका कॉमन इंटेंशन था, तो पांचों के अगेंस्ट में रेलिवेंट होगा। आगे क्या कहता है, एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। किस चीज के लिए ये चीज रेलिवेंट होगा, तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी था इन लोगों के बीच में या नहीं है, उसको अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो वो भी रेलिवेंट है। और कह रहा है एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट सच पर्सन वाज ए पार्टी टू इट, कोई पार्टी था कि नहीं उस कॉन्स्पिरेसी का, अगर वो साबित करना चाहते हैं तो भी वो रेलिवेंट है। सेक्शन 10 समझ में आया क्या बोल रहा है। कॉन्स्पिरेसी वर्ड जो है वो टॉर्ट में भी क्राइम है और क्रिमिनल लॉ भी है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्यों है, क्योंकि वहाँ डिफाइंड है तुम्हारा सेक्शन 120A में आईपीसी के, तो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई 5 आदमी मिलके ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि हम किसी पर्सन के अगेंस्ट में किसी टाइप का एक्शनेबल रॉन्ग करते हैं, ठीक है, कोई चीज का एक्शनेबल रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो टॉर्ट के अंदर रेलिवेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये 5 आदमी मिलके कोई भी एक सिविल ऑफेंस कमिट करने का क्राइम करता है, क्या करता है, ये पांचों आदमी मिलके फर्स्ट फर्स्ट इम्पोर्टेंट केस जो था इस सेक्शन से रिलेटेड, वो इंडियन केस नहीं है, ठीक है। एक केस है, वो केस है तुम्हारा आर वर्सेस ब्लेक ब्लेक एंड टाई, ठीक है। केस जो है तुम्हारा वो है आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई, 1844 का केस है। इस केस में देखो, ब्लेक नाम का एक व्यक्ति था जो जिसका काम ये था कि वो लैंडिंग वेटर था किसी कस्टम हाउस में, मतलब कि कोई कस्टम ऑफिसर टाइप का ये काम करता था, ठीक है। लैंडिंग वेटर का काम करता था कस्टम हाउस में, जो भी चीज वहाँ कस्टम हाउस से पास होना है इसके परमिशन के साथ ही पास होगा। और टाई जो था वो एजेंट का काम करता था वही कस्टम हाउस में एज ए इम्पोर्टर, कि जो भी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो ये एज ए एजेंट उस पर निगरानी रखेगा। दोनों पे चार्ज लगाया, चार्ज ये लगाया कि इन्होंने कस्टम ड्यूटी जितना लगना चाहिए था उतना ना लगा के किसी के फेवर में कोई गुड पास करवाया, ठीक है। मतलब जितना कस्टम ड्यूटी लगाना चाहिए था उतना कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया, और किसी को अलाउ कर दिया कि आप कम कस्टम ड्यूटी में ही वो सामान लेके चले जाओ, ये ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। ये चार्जेस लगा दोनों पे कि आप दोनों का मिली भगत है। टाइप जो था ना, वो 2 डायरी मेंटेन करता था। एक डायरी में वो अपना फ्रॉड किया है, ठीक है, कैसे-कैसे फ्रॉड किया है उसका लेखा-जोखा रखता था, ठीक है। वो उसमें कैसे फ्रॉड किया है, फ्रॉड से रिलेटेड कोई एंट्रीज है कि यहाँ का इतना पैसा आया, ऊपर का पैसा इतना आया, वो सब मेंटेन करता था वो। दूसरा डायरी में वो रिकॉर्ड रखता था नॉर्मल चीज का, ठीक है, कि क्या चेक बुक का जो भी मतलब जो भी वहाँ काम वाम होता था वो। जो इसका दोनों डायरी से पकड़ाया गया, बाद में रिकवर किया गया, तो इसका जो पहला डायरी था जिसमें वो फ्रॉड वगैरह का डेटा रखता था कि हम कितना फ्रॉड किए, कितना पैसा का गबन किए हैं, घोटाला किए हैं, वो डायरी में जो जो बात लिखा हुआ था वो दोनों के अगेंस्ट में प्रूव किया गया, मतलब दोनों के अगेंस्ट में रिलेवेंट माना गया, ठीक है। इस केस के जज का नाम है लॉर्ड डेनिम, ठीक है, डेनमैन। ये फेमस जज है, इनका नाम बहुत जगह आता है, सीजे थे। ये जो था लास्ट केस हम लोग का, आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई, वो इंडियन केस नहीं था। इंडियन केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस जो निकल के आता है वो है तुम्हारा मिर्जा, एक सेकेंड, कहाँ गया केस, एक सेकेंड, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्प्रेस, एम्प्रेयर थी। ये है तुम्हारा केस, तुम्हारा 1940 का केस है, 1940 का केस।
इस केस को पहले समझो, ये इस सेक्शन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक आदमी है, कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, एक आदमी है जिनका कि नाम अली असगर है, ठीक है। इनका नाम क्या है? अली असकर, ठीक है, असकर, ये नाम है इनका। इनकी एक वाइफ है जिसका नाम है एमटी मेहर तेजा ताजा, ठीक है, ये इनकी वाइफ है। इनका एक प्रेमी भी है, ठीक, इनके प्रेमी का नाम है मिर्जा अकबर। ये जब इतना इतना बात समझ में गया कौन क्या है। ये आदमी है जो विक्टिम है, डिजीज्ड है, मर गया ये आदमी। इसका नाम है मेहर तेजा, इनकी वाइफ है। और मिर्जा अकबर जो है वो उसका प्रेमी है, उसकी वाइफ का। इस केस में एक उमर शेख का नाम आदमी है, उमर शेख, ठीक है। उमर शेख ने अली असगर को गोली मार दिया, सिंगल बैरल शॉट गन से, ठीक है। मारते हुए उसको कुछ लोगों ने देखा, पहचानता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन जब गोली चलाया तो इसको देखा कि इस आदमी ने गोली चलाया। ये भागा, आदमी लोग इसके पीछे चला, दौड़ा, पकड़ो पकड़ो। सिंगल बैरल शॉटगन से गोली मारा था। गोली मारता है तो गन से उसका स्मेल आ ही रहा था, ठीक है। गोली चलता है तो बंदूक से थोड़ा देर महकते ही रहता है। उतना ही में ये पकड़ा गया। जब ये पकड़ा गया तो वहां पर मिर्जा अली भी, जो प्रेमी था उनकी वाइफ का, वो भी मौजूद था। वो कहा कि अरे अरे इसको क्यों पकड़ रहे हो, ये तो इनोसेंट आदमी है। इतना बात बोला। उतना ही देर में पुलिस लोग भी पहुंच गया। पुलिस लोग इसको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। उमर शेर, मिर्जा अकबर, मेहर तेजा, तीनों पे कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम लगा। इस पे तो मर्डर का ही लगा, इस पे कॉन्स्पिरेसी का, इन दोनों पे कॉन्स्पिरेसी विथ मर्डर का लगा, ठीक है। तीनों पे कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा और मर्डर का चार्ज लगा। कोर्ट में ये प्रूव करना था कि क्या कोई इस मर्डर में इन लोगों का कॉन्स्पिरेसी हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। कोर्ट में एविडेंस प्रूव किया जिसमें इन दोनों के बीच का लेटर शो किया गया, ठीक है। दोनों के बीच का लव लेटर एक दो कोर्ट में शो किया गया। लेटर में बहुत सारा बात लिखा हुआ था, जैसे कि जो वाइफ थी वो लिखी थी कि पैसे का इंतजाम हो गया है, अब हम लोग को ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, ठीक है, हम तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है। और मेल जो लिखा था वो इंडिसेंट है, थोड़ा बता नहीं सकते हैं। कुल मिला के दोनों के बीच का लेटर था जिसमें ये सब मारने उड़ने का बात चल रहा था कि आ जाओ, पैसा का इंतजाम हो गया है, कोई शार्प शूटर को जो, इस टाइप का कुछ 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 लिखा हुआ था। कोर्ट ने इन दोनों के बीच में जो लेटर्स के थ्रू बात हुआ उसको इस सेक्शन के अंदर कहा कि ये तो कुछ लिखा गया है ना कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, और ये रेफरेंस तो कर रहा है कि कॉन्स्पिरेसी हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए वो लेटर्स सबको एडमिसेबल माना गया। इसी केस में एक और सवाल उठ के आया कि जो स्टेटमेंट इन लोगों ने, कल्प्रिट्स ने, जो एक्यूज्ड, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिया, वो रिलेवेंट है कि नहीं रिलेवेंट है। कोर्ट ने इस बात का क्लियर डिस्टिंक्शन दिया कि जब मजिस्ट्रेट को अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद दिया जा रहा है, तो उसको हम कहीं से भी इस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट नहीं मान सकते हैं, भले वो कहीं और रिलेवेंट हो, इस सेक्शन के अंदर नहीं है। एक केस था तुम्हारा एम्परर वर्सेस गणेश रघुनाथ, ठीक। ये केस है आपका एम्परर वर्सेस रघुनाथ का केस है 1932 का।
इस केस में कोर्ट ने क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिया, कराया, बताया कि कब रेलिवेंट होगा और कब नहीं होगा। कहा कि इस सेक्शन में कॉन्स्पिरेटर जो है वो कॉन्स्पिरेसी के लिए कॉमन इंटेंशन जब से बना है और जब तक कि कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिए, मतलब जब तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ भी कहा गया, बोला गया, लिखा गया, सिर्फ वही सब रेलिवेंट होगा। कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद कौन क्या बोला, क्या किया, किसके सामने बोला, इस सेक्शन के अंडर तो रेलिवेंट नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट केस जो है वो है सरदुल। सरदुल सिंह, सरदुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये केस है तुम्हारा 1957 का, ठीक है। इस केस में देखो क्या हुआ। तो इस केस में पहले तो ये हेल्ड किया गया कि एक्ट एंड राइटिंग ऑफ वन conspirator co-conspirator as against the other is is on the theory of agency। ये जो तुम्हारा सरदुल सिंह था, मिस्टर सरदुल सिंह जो थे, ये बहुत टाइम से कॉन्स्पिरेसी करना चाह रहे थे, ठीक है, बहुत सारे अदर पर्सन्स के साथ मिलके। किस चीज का कॉन्स्पिरेसी करना चाह रहे थे? जो फंड ऑफ इंश्योरेंस ऑफ कंपनी है ना, ठीक है, उस पे इनका कंट्रोल था और वो चाह रहे थे कि इंश्योरेंस कंपनी का जो फंड है उसको हम किसी तरह का मिस अप्रोप्रिएट करें, किसी टाइप से उसका दुरुपयोग करें, ठीक है। ये जो थे सरदुल सिंह, उन्होंने लोन दिया किन्हीं व्यक्ति को। कोर्ट में ये कहा गया कि वो जिस व्यक्ति को दिया लोन वो प्रॉपर्टी परचेज किया। कोर्ट में ये जो कहा गया कि ये लोन देने का जो प्रक्रिया था, ठीक है, पूरा ट्रांजैक्शन था वो जेन्युइन नहीं था, ठीक है, बोगस था, ठीक है, और कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया था। अगर अगर इनका कोई लिखा हुआ चीज या बोला हुआ चीज या किया हुआ चीज कोर्ट में साबित किया जाए इस सेक्शन के अंडर, तो इनका जो किया हुआ है वो जिनको लोन मिला है उस पे भी अफेक्ट डालेगा नहीं, उसको भी शामिल करेगा कि नहीं कि लोन लिया है वो बोगस तरीके से लिया है? करेगा ना। तो यही हेल्ड किया गया इसमें। तो वही हेल्ड किया गया कि कुछ भी किया गया, कोई एक्ट किया गया है, राइटिंग दिया किया गया है एक कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, ठीक है, तो दूसरे कॉन्स्पिरेटर को कहेगा कि उसी एजेंसी के अंडर काम कर रहा है सब कोई, एक ही एजेंसी के अंडर सब कोई काम कर रहा है और सब के अगेंस्ट उसको रेलिवेंट माना जाएगा। अगला केस जो है तुम्हारा वो है बद्री, ठीक है, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार 1958। इस केस में देखो क्या था। इसमें रामजी और बद्री दो आदमी थे, राम जी और बद्री, इनको चार्ज लगाया गया। क्या चार्ज लगाया? सेक्शन 102 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है, रीड विथ सेक्शन 165 ए ऑफ आईपीसी। सेक्शन 165 ए ऑफ आईपीसी क्या है? कहता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को घूस देना, कोई अगर पुलिस ऑफिसर को घूस दे रहा है तो 165 ए में लाइबिलिटी उसका राइज होता है। ये पनिशेबल सेक्शन है, डिफिनेशन सेक्शन है, ये ध्यान रखना, चार्ज करने वाला सेक्शन है। क्या हुआ था कि एक पुलिस ऑफिसर जा रहा था अपने घर, बल्कि सॉरी पुलिस स्टेशन जा रहा था, पुलिस ऑफिसर जा रहा था पुलिस स्टेशन में। रास्ता में ये दोनों आदमी मिले, बद्री और रामजी उससे, और कहें कि एक स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ है, उसमें अगर ये आदमी जो पुलिस ऑफिसर जा रहा था वो इन लोगों को कुछ फेवर दिखाएगा तो ये लोग भी उनका कुछ फेवर दिखाएंगे। समझ में आया क्या क्या बोला? पुलिस स्टेशन में एक स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस पड़ा हुआ है,
राम जी, बद्री जी एक रास्ता में चलते हुए पुलिस ऑफिसर से मिले, कहते हैं कि वो वाला केस में कुछ आप हम लोग पे फ़ेवर दिखाइए, हम भी आप पे फ़ेवर दिखाएँगे। पुलिस ऑफिसर क्या कहा कि ये सब बात रोड पे नहीं किया जाता, आइए थाना में बात करते हैं आराम से। थाना में गया, तो थाना में गया ना तो वहाँ पर सिर्फ़ एक ही आदमी गया। वहाँ पर बद्री गया, जो बद्री था वो गया थाना में। 500 रुपया लेके, नोट 500 का बंडल लेके गया। पहले का टाइम का केस है, 500 का बंडल ले गया पेपर में लपेट के। जाके कहता है कि जो राम जी हैं ये नोट भेजे हैं वो वाला मैटर से रिलेटेड के लिए। पुलिस पकड़ लिया। ये जो था पुलिस जो था अपने सीनियर उनियर को बता दिया था कि देखिए घूस वूस दे रहा है। सब पुलिस वाला मिलके पकड़ लिया। क्वेश्चन ये उठा कि इसका जो स्टेटमेंट है कि राम जी भेजे हैं ये पैसा, तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या हम राम जी को भी कल्प्रिट बनाए इस सेक्शन के अंडर, उसको भी एक्यूज्ड बनाए? ये तो एक्यूज्ड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सामने से जाके पैसा दे रहा है, तो इसका तो लाइबिलिटी राइज हो गया। राम जी का क्या लाइबिलिटी है? क्या उनको हम एक्यूज्ड बनाए या नहीं बनाए इस सेक्शन के अंडर? कोर्ट हेल्ड किया कि देखो, एक तो आके ये उसका नाम ले रहा है, सिर्फ नाम लेना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन पहले ही वो पुलिस वाले से मिला है ना दोनों कोई मिलके, तो वहां पर जब दोनों कोई मिला था तो वो कॉमन इंटेंशन दोनों का शो कर रहा था ना। जब कॉमन इंटेंशन के थ्रू कॉन्स्पिरेसी किया है, तो उसके अगेंस्ट भी ये वाला स्टेटमेंट जो है ये पैसा देना उसको भी चार्ज किया जाएगा। ठीक है। देखो, एक केस था तुम्हारा भगवान स्वरूप। भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई नहीं है, महाराष्ट्र। 1965 का, 1965 का इस केस में ये हेल्ड किया गया कि आप जो है इस सेक्शन के अंडर जो भी एविडेंस देंगे, कुछ कहा गया है, बोला गया है या किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी में शामिल था वो पर्सन, इसके लिए आप दे सकते हैं। आप ये नहीं दे सकते हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था, इसके लिए आप इस सेक्शन के अंडर एविडेंस नहीं दे सकते हैं। अगर आप इस पे, इस समझ में क्या बोल रहा है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल था इस बात का एविडेंस देंगे तो इस सेक्शन में उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था इस बात का आप एविडेंस देंगे तो इस सेक्शन के अंडर रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। ये पूरा मिला के जो बात था वो सेक्शन 10 से रिलेटेड था।